Hello students, very good morning all of you. Good evening all of you. Very good morning, good evening all of you. Ujjwal Kumar, Gopal Krishna, very good evening. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. First of all सभी लोग लाइव आएंगे, अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन अपन जो है लेके आ रहे हैं और आज से स्टार्ट हुआ है अपना सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप इसके लिए बेफिक्र हो गए एकदम तैयारी करिए। और अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, कहाँ से हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे और कौन से टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं, कहाँ एग्जाम में क्वालिफाई मतलब करने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट को अपन जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे अपन देखते जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइमिंग इज 7 to 9। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा से क्लियर करवाइए सर, ऑब्जेक्ट ना छूटे। नहीं, बिल्कुल एकदम एकदम मस्त तरीके से। खुश रहो अनिल कुमार तिवारी। आई एम इंडियन। क्लास टाइमिंग क्या है सर? क्लास का टाइमिंग रहेगा 7 से 9, 7 to 9। सभी लोग एक बार लाइव और आ जाइए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का जो पार्ट है। गौरव सागर, विकास कुमार, क्या मेरी आवाज साउंड प्रॉपर क्लियर है? साउंड ऑन प्रॉपर आ रहा है? देखिए, सुजीत प्रजापति, मैं भी हूं। पन्नेलाल कुशवाहा। चलिए अपन स्टार्ट करें। देखिए, हमारा टॉपिक रहेगा, अगर अपन टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स। देखिए, टॉपिक रहेगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। देखिए, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन पढ़ने वाले हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन जस्ट एग्जांपल, अगर हम एसएससी जेई को टारगेट मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल अपन एसएससी जेई को अगर टारगेट करते हैं, एसएससी जेई को, तो आपका अगर प्री का एग्जाम है, देयर आर 2 एग्जाम्स, प्री और मेंस। अगर आपका प्री का एग्जाम है और एसएससी जेई को अपन टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अपने पास सी के पेपर में ये जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 मार्क्स के आसपास वेरी करते हैं, 8 to 10 मार्क्स, राइट। और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो सब्जेक्ट है ये आपका अप्रोक्सीमेट 30 से 35 मार्क्स के आसपास वेरी करेगा। आफ्टर, अगर अपन बिफोर 2 इयर्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से पूछेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो ये हार्ट है, और बिना इसके सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए या बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको जो है फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पॉइंट रहेगा कि अगर प्री का एग्जाम है तो सी में 8 से 10 मार्क्स और एमई में जो है वो 30 से 35 मार्क्स रहता है। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ये फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन वाला जो पार्ट है, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा, अगर सी वाला पार्ट है तो इसमें 30 मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स। 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स का। और अगर अपन सेकेंड नंबर की देखें तो सेकेंड हमारा एमई है, और एमई के लिए ये जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं, दिस मार्क्स इज 60 मार्क्स, राइट। दिस इज 60 मार्क्स। तो मैकेनिकल में 60 मार्क्स का आएगा इन केस ऑफ, और इन केस ऑफ द प्री एग्जामिनेशन दिस मार्क्स बिकम्स द 30 to 35 मार्क्स। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं और बहुत ही आपको यहाँ पे पढ़। अगर हम सिविल में इसमें थोड़ा सा और देखें हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ये है कि सिविल में आपको ओसीएफ भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो सिविल में आपको जो है ओसीएफ पढ़ना पड़ेगा, ओपन चैनल फ्लो। वहां पे ओपन चैनल फ्लो का पार्ट भी ऐड हो जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन है, ओपन चैनल फ्लो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। निखिल तिवारी, सर सिविल में काम क्यों आता है? ओके, मेंस में कवर हो जाएगा सर।
मेंस इसमें कवर हो जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेशंस मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स अपन कर लेंगे, लेकिन जब मेंस का पढ़ेंगे तो मेंस के लिए अपन जो है एक सेपरेट तैयारी करते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत अच्छे से। हाँ, ओसीएफ में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं। वैसे आपको मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होगा कि कितने कितने नंबर का आता है, कौन से टॉपिक। सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेक्चर डिलीट नहीं होगा। पंकज कुमार पंडित, ओसीएफ भी पढ़ाई है, बिल्कुल ओसीएफ पढ़ाऊंगा। ओसीएफ सिविल में पढ़ते हैं, बिल्कुल सिविल में पढ़ते हैं ओसीएफ। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आप देखिए, ये तो हमारा जो मैंने बताया है ये एसएससी जेई को अगर टारगेट करते हैं अपन तब की बात है, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं और आपको सिलेक्शन मिल भी गया होगा कई सारे बच्चों को, तो और कई सारे उस लाइन में लग रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कौन से टॉपिक आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको डिस्कस कराऊंगा, कौन से टॉपिक रहेंगे विद एनिमेशंस और विद फोटोज। आपको इमेजेस रहेंगी और उसके जो रिगार्डिंग इमेजेस रहेंगी और उसके रिगार्डिंग जो एनिमेशन है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन रहेगा, और कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन, तो टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक कौन से हैं, यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं अपन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। मेरा शुभ नाम विनय धाकरे, विनय धाकरे मेरा नाम है। बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और बहुत सारे मतलब 7 साल 8 साल हो गए मेरे को इंजीनियर्स अकेडमी में। 8 साल से फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन पढ़ा रहा हूँ, पिछले 8 साल से, और बहुत बार पढ़ा दिया है। तो आप जहां भी आपको डाउट लगता है आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, और प्लस आपको कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आप अपना सिलेबस लिख देना, आपका सिलेबस जो भी है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, आपका सिलेबस क्या है, आप डीटीए वीडीए की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी जेई की तैयारी कर रहे होंगे, वहां पे आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपका पहला पॉइंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स में हम 3 पार्ट डिस्कस करते हैं। एक होता है पहला प्रेशर मेजरमेंट, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा, दूसरा जो पार्ट रहेगा हमारे पास वो रहेगा हाइड्रोस्टैटिक्स ऑन सरफेसेस, और तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ बायंसी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा इन केस ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा होगा काइनेमेटिक्स। दिस इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। सर नीतीश का बात बताइए, नीतीश। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा क्या? क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? देखिए एक बार, क्या वॉइस क्लियर नहीं है? क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? बिल्कुल थ्योरी क्लास है, बिल्कुल मटर पनीर। ऑल ओके है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स का, और फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा वोर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो के बाद जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, वर्टेक्स फ्लो पढ़ने के बाद हम जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस।
and non-dimensional numbers. Non-dimensional numbers. नॉन डायमेंशनल नंबर्स। और उसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पाइप फ्लो। नेक्स्ट वन इज योर लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट वन टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, बाउंड्री लेयर थ्योरी। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास वो मशीन। मशीन के बाद अपन ओवन चैनल फ्लो स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हाइड्रोलिक मशीन जो टॉपिक रहेगा, इसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे हाइड्रोलिक मशीन में। ये हमारा मैकेनिक्स का सिलेबस है जो ऊपर लिखा है मैंने। इसमें 3 पार्ट अपन कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं। एक है इंपैक्ट ऑफ जेट, इंपैक्ट ऑफ जेट। दूसरा है टर्बाइंस, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, हाइड्रोलिक टर्बाइंस। और तीसरा जो पार्ट है वो है हाइड्रोलिक पंप्स। ये अपना सिलेबस रहेगा, ठीक है। एसएससी जेईई 2023 के लिए, 24 के लिए, 23 के लिए। 23 के लिए मैं तो एफएम वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ाता हूं। 23 पढ़ो। 23 वाले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो 23 वाला भी दे सकता है पेपर। 24 वाला कंप्लीट हो गया, 24 वाला दे सकता है, ठीक है। सौविक घोष कह रहा है कि सर कितने नंबर का आता है आरआरबी जेई में? आरआरबी जेई में अगर मैकेनिकल्स हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा आता है, और अगर अपन देखें तो ऑन एन एवरेज 5 से 7 नंबर का एवरेज रहता है। 7 नंबर के आसपास एवरेज रहता है। कोई भी एग्जाम देंगे अपन, कोई भी एग्जाम देंगे, एई का, जेई का, किसी भी देंगे, अप्रोक्सीमेट जो वेरिएशन है और मार्क्स का वो मैं बता दिया है, 10 के आसपास वेरी करता है सिविल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये वैल्यू एसएससी जेई में 25, 30, 35 तक चली जाती है, 35 तक चली जाती है आराम से, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है मैंने जो बताया है। और इसके रिगार्डिंग अपने पास आपको यहाँ पे जो आपको बुक मिली होंगी, आपको ये पता होगा कि बुक मिली होंगी शायद। और बुक आपको केवल और केवल ईए का एमसीक्यू और ईए का आपको पीवाईक्यू दोनों सॉल्व करना है, और परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा ही नहीं कि उल्टा सुल्टा सॉल्व कर लिया अपन ने, बी मार दिया, सी मार दिया। आपको परफेक्ट तरीके से एमसीक्यू और पीवाईक्यू आपका सॉल्व होना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता है आप मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो जो भी बुक करेंगे उसका व्हाट्सएप आप मेरे को करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन है और इसका डाउट ये वाला है, राइट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एमसीक्यू पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू एज वेल एज एमसीक्यू। एमसीक्यू और पीवाईक्यू के दोनों क्वेश्चंस आप लगाएंगे ही लगाएंगे। आज हम कसम खाते हैं इस बात की कि आज हम जरूर लगाएंगे और जरूर लगाना स्टार्ट करेंगे। और डेली हम जो क्लास में आएंगे और डेली हम जो है क्लास में उन एमसीक्यू पीवाईक्यू को सॉल्व भी करेंगे। अगर आपका कोई डाउट होगा मैं आपको करा दूंगा क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मेरा नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूं। नंबर आप चाहें तो मेरा नंबर लिख सकते हैं 8739862426। इट्स माय नंबर। विनय धाकरे नाम है। आप इस पे व्हाट्सएप जो है भेज सकते हैं, ठीक है। आज फर्स्ट डे है मेरा, फर्स्ट डे मैं बता रहा हूं तुमको, फर्स्ट डे है। एमसीक्यू पीवाईक्यू आपको लगाना ही होगा। उसके अलावा आपका अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका एमसीक्यू पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी चाहे कोई सी बुक हो, उससे एफएम के क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो थ्योरी पढ़ने के बाद तब क्वेश्चंस लगाएं। पहले चैप्टर को पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें। और क्वेश्चंस नहीं लगाए तो कितना ही टीचर कितना अच्छा पढ़ा दें, लेकिन आपको उसका फील ही नहीं आ पाएगा और क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको करने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। ये अभी ये मैंने सिलेबस लिखा है, आपके पास अपना सिलेबस आप अपने पेज पर लिख लेना, ये कंपल्सरी। पवन कुमार, मैं निम्बस लर्निंग पर कोर्स लिया था। अच्छा, आपसे पढ़ना था। मैकेनिकल को कब से पढ़ाएंगे? मैकेनिकल को पढ़ाऊंगा बहुत बहुत।
बहुत जल्दी। पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू नहीं, देखिए कंपलसरी है, मैं क्या बोल रहा हूं, कंपलसरी है पीवाईक्यू और एमसीक्यू को लगाना कंपलसरी है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो भी बुक लेते हैं उस बुक को लगा सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाना कंपलसरी है। मैंने जितने बच्चों से बात की है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार बुक्स को लगाया है और उनकी बुक्स मैंने देखी है, उनकी हालत बुक की देखी है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर बुक जो है उसकी हालत ऐसी है, उसने कितनी बार उस बुक को पढ़ा होगा और वो अभी सीपी। तो आप उस बुक को क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस आपको ये बताएगी कि आप किस लेवल तक तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है। गौरव सागर क्या कह रहा है? पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक इज अ पीवाईक्यू। एसएससी जेई का लगा सकते हैं, या जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पीवाईक्यूज आपको लगाने होंगे। ठीक है। हाँ, मैकेनिकल का जो सिलेबस है इसमें जो मैंने लिखा है, इसमें मेंस का सिलेबस जब मैं मेंस में बताऊंगा आपको कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, वो सिविल वालों को छोड़ने हैं, मैकेनिकल वालों को कुछ नहीं छोड़ना है। सिविल वालों को मेंस में हम कुछ टॉपिक इसमें स्किप करेंगे, बट प्री में हमको सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। पॉइंट लिख लिया होगा सबने? वैसे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे खास। हाँ, ये का है बिल्कुल। आनंद कुमार, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू। चलिए लिख लिया होगा शायद। अब देखिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड। किसकी बात करते हैं अपन? व्हाट इज फ्लूइड। देखिए, हम सबसे पहले हम जो है स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। कहां से स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहला हमारा जो सब्सटेंस है वो आया है मैटर। क्या आया हमारे पास? सबसे पहले जो टॉपिक आया वो था हमारे पास मैटर। फिजिक्स से स्टार्ट हुआ और फिजिक्स से हमने स्टार्ट किया और आपके पास सबसे पहला पॉइंट आया मैटर। मैटर क्या है? देखिए, मैटर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अपन हाई लेवल तक जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है। बेसिक मैंने बताया कि मैटर क्या है। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मास होता है, और वो मास जो है, जो मास रखता है, कोई कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर मास है, और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, मतलब कुछ जगह को क्या करता है, वो घेरता है। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक तो मास होता है, दूसरा वो कुछ जगह को फिल करता है। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो है टेंजिबल इन नेचर होता है। टेंजिबल मतलब उसको आप महसूस कर सकते हैं कि इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट? So there's 3 points in matter. First number is, it is those type of substance, those type of substance, it is those type of substance which have own mass, which have own mass and occupy some space, and occupy some space. It is tangible in nature. Tangible in nature. टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल का मतलब है कि आप इनको महसूस कर सकते हैं कि ये लिक्विड है या गैस है या सॉलिड है। आप देखिए, इसको आप फील कर पा रहे होंगे, इस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे जो डायग्राम बन रहा है, दिस इज द लिक्विड। कैसे कैसे किसी अंधे आदमी को भी आप टच करके देखोगे तो वो कहेगा भाई साहब लिक्विड है ये, और अगर आप इस मोबाइल को दोगे उसको तो कहेगा दिस इज अ सॉलिड, और अगर आप यहां पे कहोगे कि यहां पे क्या है तो वो कहेगा गैस है। तो आप इसको महसूस भी कर सकते हैं कि इट इज अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपके पास जो टेंजिबल इन नेचर होगा, मास होगा, और कुछ जगह को फिल कर रहा होगा स्पेस में, तो उसको हम बोलते हैं मैटर, राइट? मैटर जनरली 3 टाइप्स का पाया जाता है। अगर नेचर में देखें अपन तो मैटर जो है वो 3 टाइप का होता है। मैटर कितने टाइप का होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की बात करें, मैटर 3 टाइप के होते हैं। मैटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं। जब मैटर के बारे में बात करते हैं अपन तो 3 टाइप से करते हैं। पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 होते हैं हमारे पास। ये मैटर है हमारे पास, मैटर। मैटर को 3 टाइप से हम डिफाइन करते हैं। जनरली हम 3 टाइप से डिफाइन करेंगे। एक होगा हमारे पास सॉलिड, एक होगा हमारे पास सॉलिड,
एक होगा हमारे पास लिक्विड और एक होगा हमारे पास गैस। दिस इज कॉल्ड द गैस। तो 3 पॉइंट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टेंजिबल का मतलब मैंने बताया, टेंजिबल मतलब ये कि आप इसको महसूस कर सकते हैं, आंख बंद करके भी आप ये बता देंगे दिस इज द बोतल, राइट। और इसमें जब पानी में आपका हाथ चला जाएगा तो आप कहेंगे वाटर में वाटर है, वाटर। दूसरा, तीसरा, गैस के बारे में अपन देखें तो गैस को आप फील कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है, और इसका जो फील करेंगे वो हम महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो उसको हम बोलते हैं गैस। गैस, लिक्विड और सॉलिड, 3 फॉर्म में ये मैटर पाया जाता है। मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड सॉलिड जो होता है उसकी स्टडी जो की जाती है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी का स्टडी करते हैं, और जो हमारा सॉलिड है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जो हमने सोम पढ़ा है, उसमें हमने यहां पे जो पढ़ा है वो ये है कि डिफॉर्मेबल बॉडी होती है वो। लेकिन जो हमारा लिक्विड और गैस है, लिक्विड और गैस जो है उसका कॉमन नाम जो है वो हमारा कहलाता है फ्लूइड। क्या कहलाता है? फ्लूइड। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो हमारा ये लिक्विड और गैस है इसका कॉमन नाम है फ्लूइड। इस कॉमन नाम क्या है? फ्लूइड। ये ध्यान रखना है, इट इज अ नेम, कॉमन नेम है लिक्विड का और गैस का, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कॉमन नाम, मतलब कॉमन नाम से क्या मतलब है सर? जैसे एग्जांपल देखिए, अगर किसी एयरपोर्ट पे अगर कोई विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को एक साथ देखता है तो कहता ना विरुष्का आ रही है, विरुष्का। विरुष्का का मतलब यह है कि उसमें अनुष्का शर्मा प्लस विराट कोहली दोनों मिक्स हैं। मिक्स मतलब दोनों हैं, लेकिन नाम एक ही लिया गया है, दोनों को एक साथ ज्वाइंट करके बोल दिया है। सिमिलरली आप जब भी फ्लूइड आएगा तो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस। इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस। आपको ध्यान रखना है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एज वेल एज गैस। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। आपको यहां पे डिफाइन करना होगा कि लिक्विड है कि गैस है। तो आपको फ्लूइड इज अ कॉमन नेम, राइट। तो फ्लूइड इज अ कॉमन नेम ऑफ द लिक्विड एज वेल एज गैस। ध्यान रखना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए पॉइंट? विरुष्का वाला पॉइंट समझ में आया? विरुष्का वाला पॉइंट समझ में आया? ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको विरुष्का, राइट। नीतीश कुमार, गजब। समझ गए पॉइंट? ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। अब ये सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, इसके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अरे बेहतरीन तरीके से जितने भी एग्जाम देंगे आप, जितने भी एग्जाम देंगे वो सब हो जाएंगे। ठीक है, मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पर बात करते हैं कि सॉलिड क्या है। थोड़ा सॉलिड के बारे में डिस्कस करते हैं। वह सॉलिड आप पढ़ चुके होंगे और मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूं कि व्हाट इज सॉलिड। बेसिक बेसिक पढ़ा रहा हूं पहले, फिर अपन टॉपिक के ऊपर चलेंगे जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉपिक्स हैं। बट मैं बेसिक पढ़ाना बहुत कंपलसरी है क्योंकि आपको पता होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे क्लियर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। देखिए सॉलिड क्या है, मैं अगर डेफिनेशन देना चाहूं, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। वैसे बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं सॉलिड की, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड क्या है। सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल काफी पास पास होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस की तुलना में थोड़ा पास पास होते हैं। ऐसा हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या अब अपन थोड़ा सा लेवल हाई रखते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास सॉलिड जो है वो क्या है? सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है, देखिए सॉलिड हमारा पास एक ऐसा सब्सटेंस है, ये हमारा सॉलिड है और ये आपको दिख रहा होगा सॉलिड है। देखिए ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। और इस सॉलिड पे अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, वी आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन द सॉलिड, राइट। टेंजेंशियल फोर्स कह सकते हैं या शेयर फोर्स कह सकते हैं। जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो है यहां पे हल्का सा डिफॉर्म हो सकती है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहां पे हमारे पास, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहां पे जो है आपके पास जो बॉडी है, देखिए ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है आफ्टर अप्लाइंग दिस एफ टी फोर्स, ये डिफॉर्मेशन जो है वो थीटा है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी फोर्स लगेगा सॉलिड के ऊपर तो यहां पे ये सॉलिड है, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड। ठीक है, जैसे ही सॉलिड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद
ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों टाइप का डिफॉर्मेशन देखते हैं। अगर परमानेंट है तो डेफिनेटली वो इलास्टिक लिमिट से फोर्स ज्यादा चला गया है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, तो वहां पे हमारे पास जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अगर इलास्टिक लिमिट से फोर्स कम है तो डेफिनेटली अपने पास वो नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारे पास जो हो सकता है कि डिफॉर्मेशन, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन। हम यहां पे डेफिनेशन क्या देंगे सॉलिड का? इट इज दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, इट इज दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, टाइप ऑफ substance which permanent or non permanent deformation permanent or non permanent deformation under the application of tangential force और shear force। ठीक है, जैसे ही हम कलर विजिबल नहीं है, कलर विजिबल नहीं है क्या? बताइए कलर विजिबल है कि नहीं, बताइए एक बार। नहीं है? क्या आप दिख रहा है? एयर लेक्चर अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, बाद में स्पीड बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहां पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो हमने सॉलिड जो बनाया है वो आपको दिख रहा होगा कि सॉलिड हम कैसे बना रहे हैं और क्या कंडीशंस हैं सॉलिड के। ठीक है, ये हमारा सॉलिड है, दिस इज कॉल्ड दी सॉलिड। ठीक है, हाँ दोनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं अपन। यहां पे सॉलिड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट हम देखें, ध्यान रखते हैं कुछ कुछ पॉइंट देखें। ये मेरा सॉलिड है, ये मेरा सॉलिड है, इस पे मैंने फोर्स लगाया मैंने टेंजेंशियल, ऐसे फोर्स लगाया ऐसे, तो मॉलिक्यूल इसका जो डिफॉर्म हुआ है वो देखिए, मॉलिक्यूल कितना डिफॉर्म हुआ है, यहां से ये मॉलिक्यूल जो है डिफॉर्म हुआ है यहां से यहां तक। कितना डिफॉर्मेशन हुआ है इसमें? एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना है? थीटा, राइट। अब देखिए, आपने अगर थीटा लगाया फोर्स, थीटा हमारे पास फोर्स लगाया अपने एफ, ये इसका एरिया है टॉप सरफेस का, ये टॉप सरफेस का एरिया है, आपने फोर्स लगाया तो एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। अब शियर स्ट्रेस जो होती है ना, शियर स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये कहता है कि आपका जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस कैसे आएगा? ये जो आपने फोर्स लगाया है इस सरफेस को, ये जो सरफेस एरिया है इसका, इससे अपन डिवाइड कर देंगे, राइट। तो टाउ बराबर टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे होता है शियर स्ट्रेस, या टाउ कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस। मैं सोम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो जस्ट आपको बस एग्जाम, मतलब जस्ट एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं अपना फ्लूइड कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो फ्लूइड के लिए आपको सॉलिड को जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है, शियर स्ट्रेन होता है। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाया गया है, मतलब आप प्रोपोर्शनल लिमिट देखें तो हमारे पास जो है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहां ध्यान सुनने वाली बात है, अगर हम फोर्स लगा के रखें 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ये फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये एंगल बना 20 डिग्री, 20 डिग्री एंगल बना तो 20 डिग्री ही एंगल रहेगा। मतलब ये कि जो रेट, ये जो शियर स्ट्रेन है ना, ये शियर स्ट्रेन जो है, ये शियर स्ट्रेन टाइम पर निर्भर नहीं करती, मतलब टाइम के साथ इसका डिफॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब ये
कि सर शियर स्ट्रेन होता है ना, शियर स्ट्रेन होता है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। शियर स्ट्रेन जो है वो फंक्शन नहीं है टाइम का। लेकिन जब फ्लूइड की बात करेंगे तो मेरी जो लैंग्वेज है वो भी चेंज हो जाएगी। अभी मैं सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूं कि शियर स्ट्रेन जो है वो केवल फंक्शन नहीं है टाइम का, टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, फोर्स के साथ इसका रिलेशन है, शियर स्ट्रेस के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपने अपने फ्लूइड में टाइम के साथ रिलेशन है, अपने फ्लूइड में टाइम के साथ रिलेशन है, लेकिन इसमें टाइम के साथ कोई रिलेशन इसका नहीं है। इसका मतलब यह है कि फाई जो थीटा है ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। आप 10 दिन तक लगा रखिए तब भी 20 डिग्री एंगल बनेगा। समझ गए पॉइंट? तो हमारा यहां पे थीटा जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब शियर स्ट्रेन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब पॉइंट आता है कि जो हमारे जो सॉलिड होते हैं इनका शेप जो होता है, शेप, वो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। शेप और वॉल्यूम दोनों कैसा होता है? फिक्स होता है। अगर अपन देखें यहां पे तो शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है, डेफिनेट होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि solids have definite shape and volume। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, जो आपने 11 10 में पढ़ रखा होगा। तो यहां पे डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम दोनों चीजें डेफिनेट होती हैं, राइट। और इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एज कंपेयर टू लिक्विड थोड़े क्लोजली पैक्ड रहते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा क्लोज पैक रहते हैं। उसको ऐसे सब्सटेंस को हम सॉलिड कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। सॉलिड हम जो है यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड को क्या कहना चाह रहे हैं अपन? सॉलिड को हम क्या कहना चाह रहे हैं? स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा। मैंने सिर्फ एक ही चीज बताया है, थीटा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये रिसर्च करने वाला जो पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में, इस सॉलिड के बारे में, वो अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मैं आपको फ्लूइड पढ़ाऊंगा, फ्लूइड में रिसर्च करेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन को केवल ये ध्यान रखना है, दो ही पॉइंट है। एक तो डेफिनेट शेप है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी बेसिक जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप देखेंगे आपको ये वाला पॉइंट जो है दिखेगा, दिखेगा। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम दोनों हमारे पास डेफिनेट होते हैं इन केस ऑफ दी सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में मैंने कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं। नहीं नहीं गोपाल कृष्ण, नहीं नहीं, समझ के पॉइंट, समझ के पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं अपने फ्लूइड की। अपने किसकी? फ्लूइड के। अपने बारे में बात आती है ना तो मजा ही आया था, मतलब। तो आपको यहां पे अपने बारे में बात करनी है। अब आपके, अब देखिए पड़ोसी के बारे में पूछेगा कोई तो हम दो चार लाइन बताएंगे, लेकिन अपने बारे में पूछेगा तब तक बताएंगे कि पूरा का पूरा मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन ना हो जाए, ठीक है। तो हम यहां पे अपने पॉइंट के बारे में अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमारा जो पॉइंट है वो है फ्लूइड। वो कौन सा फ्लूइड, क्या पॉइंट है? फ्लूइड। अब फ्लूइड के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पे अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स लगा दिया, अगर आपने टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स लगाया तो ये ऑलवेज ऑलवेज परमानेंट डिफॉर्मेशन देगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन, यहां देखिए मैंने यहां पे लिखा है परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों टाइप का डिफॉर्मेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। बट यहां पे ऐसा कोई डिपेंडेबल फैक्टर नहीं है। आपको जब भी फ्लूइड पे फोर्स लगेगा, शियर फोर्स लगेगा, हमेशा डिफॉर्म करेगा, ऑलवेज डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमारा जो फ्लूइड है, यहां पे मैं बात करूंगा कि फ्लूइड क्या है। तो यहां पे देखिएगा फ्लूइड हमारा ये है, ये हमारा फ्लूइड का एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ फ्लूइड, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। अब देखिएगा इसको, ये हमारा एलिमेंट ऑफ फ्लूइड है। अब अगर हमने इसके ऊपर यहां पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया एफ, कितना फोर्स लगाया? एफ फोर्स लगाया। जैसे ही फोर्स लगा एफ टी, देन इसका पार्टिकल जो है वो यहां से लगातार डिफॉर्म होता चला गया, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्म हुआ, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्म होता रहेगा। और कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है इसमें, कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन। और वो कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होता है, उसको अपन देखें तो यहां पे ऐसा दिखेगा, देखें ऐसा दिखेगा,
टाइम T1 पे यहां होगा, T2 पे यहां होगा, T3 पे आप देखेंगे तो यहां होगा। मतलब जब आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगने के बाद ये डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस होते चला जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा तो देखिए यहां पे आप देखें तो ये जो एंगल बन रहा है एट द टाइम इंटरवल ऑफ dt, दिस एंगल बिकम्स दी थीटा, या डी थीटा लिख देते हैं, डी थीटा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, यहां पे मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फाई है, ये जो फाई है, ये जो फाई है, ये जो फाई है थीटा है, आप थीटा मान सकते हैं चाहे तो फाई मान सकते हैं, थीटा लिख दिया थीटा मान लेते हैं, राइट। थीटा जो है वो टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम चेंज होगा तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हम पॉइंट लिखेंगे, फ्लूइड क्या है, इट इज दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस, इट इज those type of substance, it is those type of substance which always gives, always always gives permanent deformation, permanent, permanent, continuous, permanent, gives continuous, continuous, permanent डिफॉर्मेशन। देखिएगा ध्यान से, कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होता है, कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लो। यानी कि फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सकता है। फ्लो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब आपका जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूअसली परमानेंट डिफॉर्म होगा, वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा। समझ गए पॉइंट। तो यहां पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लो। तो हमारा इट इज दोज टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच ऑलवेज गिव्स कॉन्टिन्यूअस परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लूइड, इज नोन एज फ्लूइड, इज नोन एज फ्लूइड। उसको हम जो है फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड में क्या होता है कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, ये जो शियर स्ट्रेस हम लगाते हैं, शियर स्ट्रेस जो डेवलप होती है वो कभी भी यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होती, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होती है। इसलिए यहां हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड में वैलिड रहता है। और ये क्या है, और हुक्स लॉ क्या था, उसमें डिफरेंस देखिए। यहां आप शियर स्ट्रेस जैसा पहले था वैसा ही शियर स्ट्रेस है, बट कंडीशन इज कि जो टॉ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा। यहां पे आपको देखना होगा कि आप रेट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। पिछले में हमने रेट नहीं लगाया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, रेट के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। तो हमारा यहां पे जो देखें आप, तो यहां पे हमारे पास ये वाला फंक्शन बनता है शियर स्ट्रेस के साथ। और लेकिन यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है केवल केवल शियर स्ट्रेन है, टाइम नहीं है। यहां टाइम है, यहां टाइम है, टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर यहां एयर का पार्टिकल है, मैं अपना हाथ रख दूं यहां पे, फोर्स लगा दूं इसके ऊपर, तो एयर का पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा हो, देखिए ये कहीं भी जा रहा हो, कहीं भी, और टाइम के साथ लगातार चेंज होता चला जाएगा। तो मेरे पास जब मैं इसको डिफाइन करता हूं तो कितने टाइम में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, इसको डिफाइन करना कंपलसरी है फ्लूइड में। समझ गए पॉइंट। तो रेट का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना एंगल डिफॉर्म हुआ है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये लगातार डिफॉर्म होता चला जाएगा ना, तो हमने इसलिए रेट लिखा है, इसलिए हमने रेट लिखा है। जूही कुमारी, समझ गए पॉइंट। अब ये जो थीटा है, दिस थीटा इज द फंक्शन ऑफ, दिस थीटा इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। इसमें थीटा जो है फंक्शन टाइम का होगा, पिछले वाले में टाइम का फंक्शन नहीं था। और इसको हम बोलते हैं फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड। पूरा क्लियर हुआ।
समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों पॉइंट समझ में आए? दोनों पॉइंट समझ में आए? बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। आपको दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बताइए, क्या दोनों चीजें क्लियर हैं? नहीं नहीं, ऐसे बीच में मैं एकदम सीडी वाइज सीडी चलूंगा और आपको एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। अगर आप बीच बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठाएंगे तो समस्या आपके लिए है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समस्या हो जाएगी। लेकिन बीच में से आप विस्कोसिटी उठा लिए, आप विस्कोसिटी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, ये गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आप उसको बीच में से उठा लेंगे टॉपिक को, प्रॉपर्टी पढ़ा नहीं है, विस्कोसिटी पहुंच गए बन। अब पहुंचेंगे बन, पहुंचेंगे, वेट करिए। क्या ये पूरा क्लियर है? क्या ये पूरा क्लियर है? अब हम यहां पे छोटा सा छुट्टू सा फंक्शन ऑफ टाइम, एफ का मतलब इसमें फंक्शन है, एफ का मतलब क्या है? फंक्शन। टी का मतलब टाइम है, टी का मतलब क्या है इसमें? टाइम। टी का मतलब क्या है इसमें? टाइम है, ठीक है। और एफ का मतलब क्या है? फंक्शन है। थीटा जो है वो क्या है? शियर स्ट्रेन है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो शियर स्ट्रेस आ जाती है। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होती है। ऐसा न्यूटन्स लॉ साहब कहते हैं, न्यूटन्स लॉ कहता है, ये हुक्स लॉ नहीं है, ये ध्यान रखना है। हुक्स लॉ सॉलिड में वैलिड करते हैं। लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताऊंगा, बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन ना लें, टेंशन ना लें। सर कंप्लीट एफएम यूट्यूब पर होगा? नहीं 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 नहीं, बफरिंग होता है सर, ठीक है ना? ओके, देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि अगर हम यहां पे अगर अपन देखें तो हमारा पॉइंट ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। अब हम बेसिक डिफरेंस के पास पहुंचते हैं। 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस, 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में जरूरी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द लिक्विड एंड व्हाट इज द गैस, राइट? तो हम यहां पे लिखेंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप बताएंगे, एक आध पॉइंट मैं बता दूंगा, तभी काम चल जाएगा, है ना? तो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द सॉलिड, बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर आपने अकॉर्डिंग चलो, बिल्कुल मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलूंगा यार, तुम्हारे तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, टेंशन ना लो तुम, मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। देखिए क्या पॉइंट है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है लिक्विड, एक है गैस, एक है गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सर शियर स्ट्रेन टाइम के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करता? यही प्रॉपर्टी है सॉलिड की, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि टाइम के ऊपर जो है वो फोर्स जैसे लगा के रखें तो वो टाइम किसके साथ चेंज नहीं करता है। लेकिन फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो टाइम के साथ उसकी डिफॉर्मेशन चेंज होती है। हाँ, लिक्विड कैन फ्लो, बिल्कुल। तो यहां पे हम जो पॉइंट डिस्कस करते हैं वो पहला पॉइंट है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं वो वाले पॉइंट में लिख रहा हूं, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। हाँ मैं ओसीएफ कराऊंगा बिल्कुल। यहां पे देखिए, यहां पे ये पानी की बोतल है, देखिए पानी की बोतल, ये रही पानी की बोतल है। अब ये पानी की बोतल को देखिए आप, पानी की बोतल में पानी है। अगर मैं इस बोतल का पानी किसी और कंटेनर में डाल दूं तो डेफिनेटली उस दूसरे वाले कंटेनर का शेप ले लेगा ये, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम जितना इसमें है उतना ही पानी दूसरे कंटेनर में होगा, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होगा, शेप इसकी डिफरेंट होगी। तो जो है वो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट शेप। तो हमारा जो लिक्विड है वो क्या करता है? डेफिनेट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम एंड indefinite shape, and indefinite shape, indefinite shape। शेप जो है वो इंडेफिनेट होती है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, राइट? लेकिन हमारा जो शेप है वो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है।
तो डिफरेंट हो सकता है तो इंडेफिनेट हो जाएगा, राइट, अनिश्चित होता है। गैस के बारे में बात करें तो गैस में न तो हमारा वॉल्यूम फिक्स होता है और न ही हमारा जो है क्या फिक्स रहता है, ना हमारा जो है शेप फिक्स रहता है। जैसे आप देखिए गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, गैस सिलेंडर के अंदर जिससे आप खाना बनाते हैं उस एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस भरी हुई है। तो आप देखते हैं गैस का जो शेप है वो सिलेंडर का शेप है, जैसा सिलेंडर का शेप है वैसा ही गैस का शेप रहा होगा। जैसे ही लीक होता है सिलेंडर तो पूरे रूम में फैल जाता है, तो रूम का शेप ले लेता है फिर वो, तो इसका मतलब शेप चेंज हुआ। लेकिन पहले गैस सिलेंडर केवल इतना छोटा सा था, इतना छुट्टू सा, अब जो है गैस सिलेंडर जो है लीक हो गया तो पूरे रूम में पूरे घर में फैल गया, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया, राइट। तो वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे अपन, indefinite shape, indefinite shape and volume, indefinite shape and volume, shape and volume। समझ के पॉइंट, समझ के पॉइंट, कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है दूसरा पॉइंट? क्या पहला पॉइंट तीनों पॉइंट में क्लियर है? इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, पहले में डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा लेकिन इनडेफिनेट शेप होगी, इसमें डेफिनेट डेफिनेट दोनों चीजें होंगी, शेप और वॉल्यूम। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? सर कंप्लीट एफएम पढ़ाएंगे या नहीं प्लीज बताइए। 2 दिन प्रोफेशनल आर्ट, 2 दिन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्लियर ना? दूसरा पॉइंट आता है। अब बताइए कि अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पॉइंट ये है कि सॉलिड जो होता है उसका जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स समझते हैं? कोहेसिव फोर्स होता है सेम कैटेगरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मैं लिखा दूंगा बाद में। कोहेसिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो सेम कैटेगरी के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, मतलब सेम टाइप की कैटेगरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड द कोहेजन। और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगता है तो उसको हम एडेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, पानी की बोतल है, इस पानी के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं कोहेजन। पानी और प्लास्टिक की बोतल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा एडेशन है। तो हमारा जो कोहेजन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, हाइयर कोहेजन। सॉलिड में कोहेजन कैसा होता है, हाइयर कोहेजन। और इसमें जो है वो मीडियम होता है, थोड़ा कम रहता है, मीडियम कोहेजन। और इसमें जो है वो लेस कोहेजन होता है, बहुत ही वेरी लेस कोहेजन, लेस कोहेजन, कोहेजन इसका कम रहता है सेम पार्टिकल के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा उसको कोहेजन, और कोहेजन जो है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा होगा तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारा केस बन जाता है दूसरा। अब बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड की या गैस की? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की या गैस की? जनरली जनरली क्या होता है, जनरली 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 हाइयर डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या है वो अपन थोड़ी सी देर में डिस्कस करते हैं। हाइयर डेंसिटी, ठीक है। और जो हमारा यहां पे लिक्विड है जनरली जनरली मीडियम डेंसिटी होती है, मीडियम डेंसिटी। और जो हमारा फ्लूइड है, जो गैस है, जनरली जो है वो हमारा लेस डेंसिटी होता है, लेस डेंसिटी। जनरली मैंने क्यों लिखा है वो समझिए। जनरली इसलिए लिखा है क्योंकि मरकरी जो है वो उल्टा बिहेवियर शो कर देता है। जैसे मरकरी जो है वो लिक्विड है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत सारे सॉलिड से ज्यादा होती है, बहुत सारे सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल आप मरकरी लें तो मरकरी की डेंसिटी 13,600। अगर अपन कोई स्टील ले लें या आयरन ले लें तो उसकी उसकी वैल्यू जो है वो 7850 के आसपास रहती है। 7850 और 13,600, 13,600 बहुत ज्यादा है किससे, 7850 से।
तो 78 और 50 क्या है, सॉलिड है, आयरन है। लेकिन हमारे पास लिक्विड जो है वो क्या है, लिक्विड जो है वो हमारा मरकरी है। मरकरी की डेंसिटी इसका बिहेवियर उल्टा भी कर सकती है, इसकी वजह से मैंने जनरली लिखा है, ठीक है, जनरली लिखा है। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे पास जो डेंसिटीज होती हैं वो कौन सी ज्यादा होती हैं, कौन सी कम होती हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आया है अब तक वो आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम वाला। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये, क्या क्लियर है यहां तक? हाई कोहेजन होता है, बिल्कुल महिपाल। सॉलिड सॉलिड लिक्विड, फटाफट बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? क्या क्लियर है यहां तक? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? क्यों ज्यादा होता है ये अपन डिस्कस करने वाले हैं, वेट करिए बस। हाँ क्यों होता है ये, डेंसिटी में डिफरेंट, डेंसिटी जब मैं तब क्लियर होगा। अभी मैंने कोहेजन भी नहीं पढ़ा है, देखिए कोहेजन लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ाया नहीं है कोहेजन। कोहेजन के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले, डेंसिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। मैंने डिफरेंस लिखा है, व्हाट इज द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, व्हाट इज द सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हल्के हल्के पॉइंट में बताएं। अब पास पॉइंट आता है कि ये तो हमको समझ में आ गया सर, आप ये बताइए व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देना चाहें तो व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है, या फिजिक्स की ब्रांच कह सकते हैं, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये एनालिसिस करते हैं कि फ्लूइड का बिहेवियर कैसा है, जबकि फ्लूइड या तो रेस्ट में है और फ्लूइड मोशन में है। तो फ्लूइड मोशन में है और या फ्लूइड रेस्ट में है, तो दोनों केसेस में हम फ्लूइड की स्टडी को करते हैं। और उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम जो है क्या बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम जो है बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो दिस मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या मतलब है कि यहां पे हम फ्लूइड के मैकेनिक्स में क्या डेफिनेशन देने वाले हैं। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या साइंस लिख सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स लिख सकते हैं, which deals with the study of, which deals with the study of, with the study of fluid behavior, fluid behavior, हाँ fluid behavior when the fluid is in, और एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कह सकते हैं, फ्लूइड बिहेवियर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस when the fluid is in, when the fluid is in motion or rest condition, fluid is in motion or in rest condition, or in rest condition, या तो फ्लूइड मोशन में होगा या फ्लूइड जो है वो रेस्ट की कंडीशन में होगा। उन दोनों कंडीशन में हम फ्लूइड के बिहेवियर को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसको फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है। फ्लूइड स्टैटिक्स जैसे कहां पढ़ा था, लिखा है। फ्लूइड स्टैटिक्स का एनालिसिस आप देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में पानी स्टैटिक कंडीशन में है, या आपकी जो पानी की टंकी है छत पे रखी है, उस छत पे आप देखें तो पानी स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ पानी है, तो उसकी जब है तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। अब पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड फ्लो करेगा तो डेफिनेटली अपने पास दो टाइप की हम मैकेनिक्स लगा सकते हैं। अगर फ्लूइड केवल मोशन देखें अपन, केवल मोशन, मोशन के कारण को ना देखें, केवल मोशन को देखें, मोशन मतलब फोर्स के कारण मोशन आता है। आपकी बॉडी में अगर धक्का मार दिया जाए तो आपकी बॉडी आगे तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर उस मोशन को केवल इफेक्ट करें, मतलब हम स्टडी करें, जैसे एग्जांपल क्या, जैसे डिस्प्लेसमेंट देखें,
वेलोसिटी देखें, एक्सेलरेशन देखें, लेकिन फोर्स को ना देखें, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मोशन में होगा तो दो टाइप की कैटेगरी अपन स्टडी कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अगर फोर्स के कारण मोशन में आता है ये तो कंफर्म है, लेकिन केवल फोर्स के इफेक्ट को अगर देखते हैं तो काइनेमेटिक्स, और फोर्स का इफेक्ट भी लेते हैं और हम जो है फोर्स के कारण को भी ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक। ठीक है गुरुजी, आप माइक के कॉलर के पास लगा लें तो अच्छा आएगा आवाज। माइक की दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या आवाज नहीं आ रही मेरी प्रॉपर? क्या साउंड प्रॉपर आ रहा है? देखिए एक बार, वॉइस सफर कर रही है क्या? ऑल ओके? तो हमारा यहां पे ये ध्यान रखना है, फ्लूइड या तो मोशन में रहे और या फ्लूइड रेस्ट में रहे, इन दोनों कंडीशंस में हम उसको फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं फ्लूइड के बिहेवियर को, जबकि फ्लूइड या तो मोशन में होगा, पाइप में चल रहा है, उसकी एनालिसिस करनी है, या हम फ्लूइड को रेस्ट में एनालिसिस करते हैं। तो दो टाइप की कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, तीन टाइप की है। एक तो फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास डायनेमिक्स, फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो काइनेमेटिक्स। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, फोर्स इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। अगर फोर्स को आप कंसीडर करें तो हमारा डायनेमिक्स हो जाएगा, और अगर फोर्स को कंसीडर ना करें, केवल उसके इफेक्ट को कंसीडर करें, तो उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, विदाउट फोर्स मोशन नहीं, विदाउट फोर्स है लेकिन हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, केवल केवल हम ये स्टडी कर रहे हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या आ रहा है फ्लूइड के ऊपर, फोर्स का इफेक्ट क्या है फ्लूइड के ऊपर, वो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। समझ गए पॉइंट? तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स और स्टैटिक्स, जैसे जैसे ये टॉपिक आगे आएंगे, देखिए मैंने सिलेबस में लिखाया भी है, आप सिलेबस देखिए, मैंने यहां पे लिखा है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो आप देखें फ्लूइड काइनेमेटिक्स आएगा, फिर डायनेमिक्स आएगा, तब अपन इसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, अभी मैंने बता दिया है कि हल्का फुल्का कि एक्चुअल में ये क्या है। कुछ क्लियर हुआ है क्या? यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहां तक फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन? डेफिनेशन को हिंदी में बोल दो सर जी। ओके, देखिए ये साइंस की, विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम तरल के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जबकि तरल मोशन में हो या स्थिर हो। समझ गए? ये मैंने हिंदी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं ना? वॉइस क्लियर कीजिए सर, ये वॉइस का क्लियर नहीं आ रहा क्या वॉइस, ये बताओ। अरे रेस्ट, फोर्स रेस्ट में जब होगा तो क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? केवल उसका जो वेट है वो तो लगेगा, ग्रेविटी फोर्स तो लगेगा ना। दूसरा, जो प्रेशर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, वो तो एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स तो एक्ट करता है ना, नॉर्मल फोर्स तो एक्ट करता है ना फ्लूइड स्टैटिक्स में, है ना? तो आप अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा कि देखिए पहली बात तो ये समझिए, पहली बात ये समझिए कि अगर हम फ्लूइड को डिफाइन कर दिए, बिल्कुल ठीक किया सर आपने, बिल्कुल ठीक किया। अब मुझे एक चीज बताइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाइएगा, कि अगर हम ये बताएं कि सर हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में इस कंटेनर में 2 kg गैस है, 2 kg इसमें एयर है, मान लिया एयर है, राइट? अब आपने बताया था सर मॉलिक्यूल जो होते हैं एयर के वो काफी दूर दूर होते हैं। देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूं वो समझिए। मॉलिक्यूल जो है काफी दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की अपेक्षा काफी दूर होते हैं, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं। तो ये वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, वॉल्यूम जो है वो, मास जो है वो आपका 2 kg है एयर का। तो आप ये बताइए कि अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो मास बाई वॉल्यूम लेते हैं,
मास बाय वॉल्यूम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अगर हम डेंसिटी निकालेंगे तो मास बाय वॉल्यूम लेंगे कि नहीं लेंगे? अब आप ये बताइए, मास तो हमारा 2 kg है, लेकिन वॉल्यूम हम किसका लेंगे? वॉल्यूम हम इस कंटेनर का लेंगे, या हम वॉल्यूम जो है इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ के सबका लेंगे? इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दें तो वो वॉल्यूम हमारे पास हम डेंसिटी में लेंगे, या हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेंगे? गैस का, कंटेनर का? मुझे पता था कुछ ना कुछ गलत बोलोगे तुम। कंटेनर का लेंगे, मॉलिक्यूल्स का लेंगे। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अब सुनिए, हाँ बिल्कुल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में इनके बीच में वॉइड्स हैं, इनके बीच में वॉइड्स हैं, इनके बीच में वॉइड्स हैं, लेकिन हम इन वॉइड्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं। ऐसा क्या लॉजिक है कि सर आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या लॉजिक है कि आपने यहां पे वॉइड्स को कंसीडर नहीं किया है? ऐसा क्या लॉजिक है? तो अब अपन अगर इन वॉइड्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारा कंटेनर का वॉल्यूम आएगा टोटल, जितना गैस का वॉल्यूम है उतना ही कंटेनर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉइड्स आपने नेग्लेक्ट कर दिए। तो वॉइड्स अगर नेग्लेक्ट हो जाएंगे तो कंटेनर का वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम आएगा यहां। समझ गए पॉइंट? अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो ये लॉजिक जो दिया था उनका नाम था साइंटिस्ट का नुटसेन। कौन सा नंबर था? इन्होंने एक नंबर दिया था, नुटसेन नंबर, कि आपको इसको निकालना होगा, राइट? और नुटसेन नंबर से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर है वो हमारा जो है उसमें जो गैस भरी हुई है वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो हम इसको यहां पे डिफाइन करते हैं कि ये नुटसन नंबर क्या है, तो इसको के एन से शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम के एन से डिफाइन कर रहे हैं इसको, नुटसन नंबर को। और ये क्या है एक्चुअल में? देखिए क्या है ये एक्चुअल में, इसको समझिए। ये हमारा कोई भी आर्बिट्ररी शेप है, दिस इज आर्बिट्ररी, कोई भी आर्बिट्ररी शेप है। ठीक है, कोई कंटेनर है, कोई भी शेप ले रखी है मैंने, कोई भी आर्बिट्ररी शेप है। ठीक है, और इस आर्बिट्ररी शेप में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। इनसाइड दिस ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? हाँ, ऑलवेज निग्लेक्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं। नुटसन नंबर ने कुछ पॉइंट दिए थे कि आप इसको निग्लेक्ट कब कर सकते हैं, इस रीजन कब आएगा, तो इसके लिए अपन यहां पे डिफाइन करने वाले हैं। देखिए, नुटसन नंबर ने कहा कि आप जो वैल्यू ले रहे हैं, जो मेरी वैल्यू है वो ये है कि ये रेशियो होगा मीन फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, टू द characteristic length, this is called the LC, right? characteristic length और मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से शो कर दें, और जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है उसको हम बोल रहे हैं LC। ठीक है, अब बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा कि ये कब हम जो है नेग्लेक्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो देखिएगा। अगर ये मॉलिक्यूल जो है, देखना ये मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इससे जाके कोलाइड कर गया, देखना ध्यान से। यहां पे दो सक्सेसिव कोलिजन लेने हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन, इसका कोलिजन इसके साथ हुआ, देखिएगा आपने दो कोलिजन लिए, एक मॉलिक्यूल यहां से इससे टकरा गया, ये वाला मॉलिक्यूल इससे टकरा गया, तो कितने कोलिजन हुए? दो कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन में जो भी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इसका हम लेते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग। स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग का मतलब होता है हर एक मॉलिक्यूल को आपको स्टडी करना होगा, और हम जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? क्लासिकल है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको स्टैटिस्टिकल एवरेज लेना होगा, और स्टैटिस्टिकल एवरेज का मतलब यह है
कि आप यहां पे जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जो है, एक मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, एक मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, तो ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने दो टक्कर में, तो वो लैम्डा है, वो लैम्डा है, दिस इज कॉल्ड द लैम्डा। और अगर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है, जो ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं एक रूम में, मान लेते हैं एक रूम है, और रूम जो है उसका जो भी लेंथ विड्थ और हाइट है उसका आपको क्या निकालना है। अगर मान लो ये पाइप है, ये मान लो ये पाइप है, ठीक है, ये सर्कुलर पाइप है, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर डी है, अगर इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, अगर इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, पाइप के अंदर से ही फ्लो होगा, अगर पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है तो आप कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का एक फॉर्मूला आएगा आगे जाके, इसका वैल्यू होता है 4a/p। व्हाट इज ए? ए इज योर एरिया ऑफ द पाइप एंड एरिया ऑफ द फ्लो कह सकते हैं, और p जो है वो वेटेड पैरीमीटर है। आप इस वैल्यू को जैसे निकालते हैं और निकालने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी जस्ट इज इक्वल टू द डायमीटर, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और डायमेंशन कह सकते हैं। और जो एल होता है वो डी के बराबर आता है सर्कुलर पाइप के केस में। किसकी पाइप के केस में? सर्कुलर पाइप के केस में हमारी जो वैल्यू होती है एल की, वो डी के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब ये निकाला गया कि अगर इसका जो एल बाई डी है, ये एल सी क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर एल सी आप लिखना चाहें तो एल सी बराबर 4a/p है, अगर पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, राइट। और अगर हम जब ऊपर से फ्लो होगा, सरफेस से फ्लो हो रहा होगा, तो वहां पे हम लेते हैं वॉल्यूम बाई एरिया, लेकिन यहां पे हम जो है 4a/p लेते हैं। तो 4 एरिया अगर सर्कुलर पाइप है, जस्ट एग्जांपल, तो ये π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर रेक्टेंगुलर पाइप है तो आप जैसा भी वेट और लंबाई का मल्टीप्लाई और वेटेड पैरामीटर, ठीक है, वेटेड पैरामीटर मैं बताता हूं। 4 एरिया का मतलब क्या है, एरिया ऑफ फ्लो, जो भी क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया ऑफ फ्लो लेना है, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लो, और डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर का मतलब देखिए क्या है, जैसे आप अगर ये आपका पाइप है, जस्ट वी आर कंसीडरिंग अ पाइप, ये पाइप है और इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वेटेड पैरामीटर कितना होगा, अगर इसका डायमीटर डी है तो वेटेड पैरामीटर हो जाएगा ये सारा, ठीक है, ये पूरा पार्ट, तो ये पाई डी हो जाएगा वेटेड पैरामीटर, पाई डी, वेटेड पैरामीटर होगा पाई डी, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो एरिया होगा π/4 डी, ठीक है। तो ये हमने यहां पे देखा, हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसी हो जाएगी। तो नुडसन नंबर की वैल्यू, अगर इसको सॉल्व करने के बाद, अगर इसको सॉल्व करने के बाद नुडसन नंबर की वैल्यू जो है वो लेस देन, नुडसन नंबर की वैल्यू लेस देन 0.01 आती है, कितनी आती है, 0.01। अगर इसको सॉल्व करने के बाद 0.01 आता है, किसको सॉल्व करने के बाद, मीन फ्री पाथ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर 0.01 आता है, लेस देन 0.01, तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ, इसको समझिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, कॉन्टिनम इज वैलिड, इज वैलिड, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम इज वैलिड, इज वैलिड। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि जो भी मास आपने लिया है वो इक्वली रूप से पूरे वॉल्यूम में फैल गया है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अक्रॉस दी वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं उस वॉल्यूम में वो मास इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें कोई भी वॉइड्स बीच में नहीं है, उसमें बीच में वॉइड्स नहीं है, समझ गए पॉइंट। तो हमारा जो केस आएगा वो ये होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। जो भी वॉल्यूम दे रखा है उसके अक्रॉस आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नुडसन नंबर लेस देन 0.01 है। अरे किसी के लिए भी लगा सकते हैं, निखिल 4a/p जो लगा रहे हैं अपन, चाहे पाइप रेक्टेंगुलर हो चाहे पाइप सर्कुलर हो, कोई सा पाइप हो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं निखिल।
समझ गए? समझ गए? आपको ये पॉइंट समझ में आ गया? नुडसन नंबर की वैल्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड रहेगा और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा अक्रॉस दी वॉल्यूम। जैसे मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हमने यहां पे देखना, यहां पे हमने एक गैस को इस कमरे में छोड़ दिया। जैसे ही गैस को छोड़ा गया तो ये गैस, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गैस जो है एक कोने में बैठी हुई है सर। नहीं नहीं नहीं, गैस जिस भी कंटेनर में है उस कंटेनर में इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मास आपने भेजा है, 2 किलोग्राम मास आपने अगर इंट्रोड्यूस किया है किसी सिस्टम के अंदर, तो वो मास जो है वो इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पॉइंट आपका ये बताता है कि अगर ऐसा होता है तभी आप इन वॉइड्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन वॉइड्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर या थर्मोडायनामिक्स के अंदर ऑलवेज ऐसा ही होगा, ऑलवेज ऐसा ही होगा, राइट? ऐसा ऐसा हम हाइपोथेटिकल मानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में कि हमारा जी कंडीशन जो है वो ऑलवेज वैलिड होगा। ठीक है? समझ गए पॉइंट? समझ गए पॉइंट? अरे समझ में आया कि नहीं आया? और इस जब ये वैलिड होगा तो यहां पे नो स्लिप कंडीशन भी फॉलो होती है। नो स्लिप कंडीशन देखिए, बच्चे भाग गए, बच्चों को समझ नहीं आता ना तो भाग जाते हैं, फिर लगता है उनको अरे सर ये हमारा, देखिए ये कोई सॉलिड है, ध्यान सुनिएगा, ये कोई सॉलिड है और इसके ऊपर से अगर कोई भी फ्लूइड पास होगा, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो अगर कोई भी फ्लूइड पास होगा तो वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड इससे चिपक जाएगा। दोबारा सुनिए, इसमें जब भी कोई फ्लूइड ऐसा जो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर वो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर से गुजरेगा तो वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड उससे चिपक जाएगा और उस कंडीशन को हम नो स्लिप कंडीशन कहेंगे। नो स्लिप कंडीशन का मतलब जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो अगर इस सॉलिड रेस्ट में है तो दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसके ऊपर लेयर जो है वो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, राइट? कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर स्लिप करेगा, ये स्लिप नहीं करेगा। आप यहां पे हमेशा ये से स्टिक करेगा, चाहे वो एयर है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो मरकरी है, चाहे वो ऑयल है, चाहे कुछ भी है, सॉलिड के कांटेक्ट में जब भी आया तो वो उससे स्टिक करेगा और स्टिक करेगा तो नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करेगा। अब नो स्लिप कंडीशन समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। U इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? नो स्लिप कंडीशन। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी सॉलिड, जो भी लिक्विड है या गैस है, वो सॉलिड के कांटेक्ट में गुजरेगी, उसके ऊपर से निकल जाए, पाइप के अंदर से चली जाए, तो जब भी फ्लूइड के लेयर उस सॉलिड के कांटेक्ट में जो आएंगे उन सब की वेलोसिटी जीरो होगी अगर पाइप रेस्ट में है। अगर पाइप मूव कर रहा है, जैसे प्लेन मान लो, प्लेन ऐसे जा रहा है ऐसे, तो प्लेन जितनी स्पीड से चल रहा होगा, जितनी स्पीड से प्लेन होगा उतनी ही स्पीड से उसकी पहली लेयर फ्लूइड की, एयर की पहली लेयर उतनी ही स्पीड से चलेगी। ऐसा हम मान रहे हैं कि दिस कंडीशन इज नो स्लिप कंडीशन। समझ में आया? नो स्लिप कंडीशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा? बिल्कुल रहेगा प्रिंस कुमार, वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल रहेगा। सर के ऊपर से जा रहा है, सर ये ऊपर से जा रहा है कोई भी फ्लूइड। देखिए आपने रट्टा मारा है आज तक यार, दिक्कत ये है, देखिए आपने कभी ऐसा प्रोफाइल पढ़ा था क्या कि सर यहां पे वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा बनेगा, सेंटर में मैक्सिमम होगा, वॉल पे जीरो हो जाएगा। वॉल पे जीरो कैसे हो गया बताना एक बार, वॉल पे जीरो कैसे हो गया? हाउ इट इज जीरो? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये बताओ ये जीरो कैसे हो गया? सर सेंटर में मैक्सिमम वेलोसिटी है, वॉल पे जीरो है सर, तो जीरो क्यों है सर? ये कंडीशन क्या है इसकी? कि कंडीशन ये है कि ये नो स्लिप कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये फ्लूइड नो स्लिप कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि पाइप रेस्ट में है, पाइप रुका हुआ है और फ्लूइड इसके अंदर से गुजर रहा है, चाहे वो गैस है चाहे लिक्विड है, और जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी। अगर प्लेन चल रहा होगा तो प्लेन का पहला लेयर जो है, प्लेन का जो सरफेस है उसके साथ पहली लेयर जो है वो एयर की चिपक जाएगी, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होगा।
दिस इज नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, नो स्लिप कंडीशन समझ में आया? क्लियर हुआ? नो स्लिप कंडीशन का मतलब समझ में आया? नो स्लिप कंडीशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नो स्लिप कंडीशन का मतलब, अब पेपर में क्वेश्चन क्या आया है इससे? इससे पेपर में क्वेश्चन ये आया है, concept of continuum is valid. Concept of continuum is valid only when the characteristic length is much smaller than the mean free path. क्या ये मैं सही बोल रहा हूं स्टेटमेंट या गलत है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी कि मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है? बताइए। अगर करेक्टरिस्टिक लेंथ की बात करते हैं अपन, तो करेक्टरिस्टिक लेंथ कौन सी केस में ज्यादा होगी? बताइए फटाफट। इस वाले केस में करेक्टरिस्टिक लेंथ ज्यादा है या मीन फ्री पाथ ज्यादा है? दोनों में से कौन सी ज्यादा है? दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, करेक्टरिस्टिक लेंथ या मीन फ्री पाथ? अगर ये 0.01 से कम आ रहा है, विनय कुमार, तुम गोली मार दूंगा मैं, ध्यान रखना। मेरा नाम भी विनय है। मीन फ्री पाथ कम है, करेक्टरिस्टिक लेंथ ज्यादा है। करेक्टरिस्टिक लेंथ समझ पा रहे हैं आप? मतलब डायमीटर ज्यादा है, मॉलिक्यूल जो है वो इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं कि यहां से देखिए, ऐसे फील करिए, ऐसे फील करिए, बिल्कुल ऐसे ऐसे फील करिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मॉलिक्यूल सटा हुआ है एक दूसरे से। तो अगर मैं ये निकालना चाहूं कि मीन फ्री पाथ कितना होगा, तो मीन फ्री पाथ बहुत कम आएगा ना यार, कि मेरी दो टक्कर बहुत जल्दी लग जाएंगी। देखिए आप, जैसे मॉलिक्यूल यहां भी है यहां भी है, लेमडा वन लेमडा टू, बहुत बहुत डिस्टेंस कम ट्रेवल करेंगे तो तब तक दो टक्कर लग चुकी होंगी, अगर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हैं। और मॉलिक्यूल पूरे रूम में दो ही हैं, दो आदमी है बस, सिर्फ दो मॉलिक्यूल हैं। अब कब टक्कर लगाएंगे? दो कॉन्जिक्यूटिव लगनी है, सक्सेसिव टू कॉन्जिक्यूटिव टक्कर्स। तो वहां पे टक्कर लगने में काफी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि वहां पे हमारे पास मीन फ्री पाथ जो बहुत ज्यादा होगा और करेक्टरिस्टिक लेंथ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क्लियर है? u इज द वेलोसिटी, u इज द वेलोसिटी। ये u क्या है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। u जो है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी फर्स्ट लेयर की जीरो हो जाएगी। इसी को बता रहा हूं निखिल तिवारी, ये कंडीशन फुलफिल होती है तो जब भी कोई फ्लूइड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है? और करेक्टरिस्टिक लेंथ का जो फॉर्मूला है वो 4a/p है, चाहे रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर पाइप हो, सर्कुलर हो, कैसा ही पाइप। ठीक है? पूरा क्लियर हो गया? ओके। अब अगर दूसरा पॉइंट आता है कि सर अगर हमारा जो है नुटसन नंबर, इफ ये आपके सिलेबस में नहीं है, नुटसन नंबर की वैल्यू अगर 0.01 से अगर 0.1 तक आ जाए, कितना आ जाए? 0.1 तक, दिस 0.1। अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 0.1 तक आती है तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्लिप फ्लो, स्लिप फ्लो। ठीक है? स्लिप फ्लो होता है। और अगर हमारा नुटसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 10 के बीच में आती है, 0.1 से अगर नुटसन नंबर की वैल्यू 10 के बीच में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो। बट नॉट योर सिलेबस। यहां पे नुटसन नंबर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज द रेयरफाइड सिस्टम, रेयरफाइड, रेयरफाइड सिस्टम। मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, इनको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं अपन। रेयरफाइड सिस्टम, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। मतलब मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हैं कि ये आराम से पूरे स्पेस में मूव कर रहे हैं, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। ठीक है? तो ये चार केस बन सकते हैं इसमें। रेयरफाइड सिस्टम का मतलब मॉलिक्यूल काफी दूर दूर है, काफी दूर दूर है। मॉलिक्यूल अगर काफी दूर दूर है तो वहां पे हमारे पास रेयरफाइड सिस्टम बनता है। क्या समझ में आया? बताइए।
यहां तक पूरा क्लियर है क्या? किसी को डाउट है बताइए। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग लेक्चर, किसी पॉइंट पे कोई डाउट है बताइए फटाफट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सर नो स्लिप कंडीशन टॉपिक आगे आएगा ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, मैं बताया वो वाला, एक क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। और ये बता दिया मैंने कैसा आया, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या सभी लोग समझ गए? पूरा क्लियर है? करेक्टरिस्टिक लेंथ समझ में नहीं आया? करेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब होता है, ये आगे भी आएगा वैसे टॉपिक। करेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो, अगर मैं सर्कुलर पाइप के लिए निकाल के बताऊं, देखिए फॉर सर्कुलर पाइप, अगर तुमको लग रहा है कि मैं यही बता दूं तो कोई समस्या नहीं है। सर्कुलर पाइप के लिए निकालें अगर, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट योर सिलेबस, सिलेबस में केवल यही है। तो हमारा जो सर्कुलर पाइप है, अगर ये पाइप है सर्कुलर, ठीक है, तो आप इसका करेक्टरिस्टिक लेंथ निकालना चाहें तो इसमें पानी फ्लो कर रहा है, इसका डायमीटर जो है वो डी है, तो डेफिनेटली अपने पास पाई डी होगा, और इसकी वैल्यू अपन निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी डी के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी? डी के बराबर। तो एल सी बराबर डी आ जाएगा अगर सर्कुलर पाइप। ये अपन आगे चल के भी डिस्कस करते हैं, बट आपने पूछ लिया तो मैं बता दिया, एलसी की वैल्यू टी के बराबर आ जाएगी। सिमिलरली रेक्टेंगुलर पाइप के लिए निकाल सकते हैं, ट्रायंगुलर के निकाल सकते हैं। वॉइस कट जाती है क्या? ये वॉइस में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या आप सही आ रही है? देखिए, क्या आप सही आ रहा है? देखिए, ओके है? राम दुबे आईसी ज्यादा, क्या लिखे हैं सर? सर नंबर नो स्लिप नहीं समझ में आया सर, नो स्लिप आगे चल के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी चेंज कीजिए। आवाज नहीं आ रही है मेरी प्रॉपर? एक मिनट। देखिए साउंड आ रहा है क्या प्रॉपर? क्या साउंड प्रॉपर? देखिए, अब सही आ रहा है सर? यस सर, क्लियर है सर। दिक्कत है सर, दिक्कत है। कहां पे दिक्कत है? चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या क्या पॉइंट हैं सारे। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा, राइट, कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। समझ में आ गया सबको? आगे चलिए, आगे चलिए सर। गौरव कह रहा है आपसे बताया नहीं सर, मैं कितनी देर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या पूछा है गौरव?
नो स्लिप में ज्यादा होता है एलसी या लेमडा। नो स्लिप कंडीशन में लेमडा की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी एलसी से। लेमडा जो है इस नो स्लिप कंडीशन में लेमडा की वैल्यू जो है, लेमडा की वैल्यू बहुत कम होती है एलसी से। सिविल के लिए कौन सी बुक सही रहेगी? इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट हो। नहीं, दोनों सब्जेक्ट ऐसे एक बुक से पढ़ के एक एग्जाम नहीं निकल सकता है। टेक्निकल एग्जाम है ये, मतलब आप जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो एक मतलब आपका कंपटीशन का एग्जाम है, डिप्लोमा का एग्जाम नहीं है। डिप्लोमा का एग्जाम एक बुक से पढ़ के निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसको एक बुक से नहीं निकाल सकते। आपको दो तीन बुक पढ़नी पड़ेंगी, दो तीन बुक पढ़नी पड़ेंगी ऐसे। गुड सर, आपसे बहुत याद आती है सर जब आप एफएम का रिवीजन करते हैं। अभिषेक कुमार, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो यार आप, बहुत ही मजा आता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नुटसन नंबर में कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसा मुझे फील आ रहा है। क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं? क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूं? ओके सर, कर दीजिए सर, कर दीजिए सर। तो आप यहां पे ओके, ठीक। अब आपको मैं यहां पे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब देखिए, अब आपका मजा आएगा, मजा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब आपका सिलेबस यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्चुअल में। एक्चुअल में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहला होगा डेंसिटी और मास डेंसिटी, और मास डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी और मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसका नेक्स्ट जो नाम है वो हो सकता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम हो सकता है? रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज अ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? रिलेटिव डेंसिटी। हाँ गोपाल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहां एक क्या पूछा, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? नहीं समझे सर। मतलब जो जो भी मास आप ले रहे हैं वो उस वॉल्यूम में इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें बीच में वॉइड्स नहीं है, इसलिए हम मास बाई वॉल्यूम लिखते हैं डेंसिटी को। अब मैं यहां पर बताऊंगा उसको, ठीक है? देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम और रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट, और इसका दूसरा नाम है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ठीक है? नेक्स्ट जो नाम है हमारे पास वेट डेंसिटी के बाद, वो रहेगा विस्कोसिटी या बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी। ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं अपने को। कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, एंड बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस पढ़ना है। कंप्रेसिबिलिटी को डिनोट करते हैं बीटा से, और बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं के से, और स्पेसिफिक वेट को डब्ल्यू से, और रिलेटिव डेंसिटी को एस से, स्पेसिफिक ग्रेविटी को, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं अपन म्यू से, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास विस्कोसिटी के बाद, वो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को डिनोट करेंगे अपन सिग्मा से, ठीक है? ये हमारे टॉपिक रहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अपन स्टार्ट किए हैं। इतना मैसेज कर रहा हूं सर, अभिषेक रंजन, फ्री मीन पाथ सर नहीं सेम है। फ्री मीन पाथ, मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ का मतलब दो मॉलिक्यूल का आपस में टकराना, दो बार, एक मॉलिक्यूल का एक से टकराना, फिर दूसरे उस मॉलिक्यूल का दूसरे वाले मॉलिक्यूल से टकराना, दो सक्सेसिव कोलिजन, उनका एवरेज लेना है और उनका स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग करनी है, स्टैटिस्टिकल एवरेजिंग, ठीक है? तो ये हमारा सरफेस टेंशन है।
फिर हमारा जो टॉपिक आता है सरफेस टेंशन के बाद, वो टॉपिक रहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड और कैपिलैरिटी। ये हमारे टॉपिक रहेंगे इस पर्टिकुलर छोटे से चैप्टर में, कैपिलैरिटी, ठीक है। और यहां पे एक रहता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। और ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रख लीजिए, आज आज ध्यान रख लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलता हूं, सोने की बातें बोल रहा हूं। देखिए सुनिए, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं स्टार लगाते लगाते थक जाऊं अगर, तो वो स्टार खत्म होने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ नहीं आया, ऐसा कोई पेपर नहीं जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं जाता है, चाहे कोई सा पेपर रहा हो, उसमें ये क्वेश्चंस ना आते हो, इससे क्वेश्चन ना आते हो। ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। क्या पूरा क्लियर है यहां तक? मौसम कुमार कह रहा है सर आप मेरे हीरो हैं, थैंक यू डियर। बताइए, यहां तक पूरा क्लियर है? अब जो बच्चे गायब हो रहे हैं ना, वो तो गए गए। देखिए पहली बात तो ये सुनिए, जो भी इस पेड कोर्स में, मैं उनके लिए बोल रहा हूं एक लाइन सुनिए, जो पेड कोर्स में है, अगर आप रेगुलर क्लास में नहीं रहे तो आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस जब बढ़ गए तो आपके बस की बात नहीं है उनको कंप्लीट करना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, पेड कोर्स में लाइव रहना कंपलसरी है, अगर नहीं रह पाते हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं रह पाते हैं, तो उसको देखना कंपलसरी है उसी दिन। अगर वो नंबर ऑफ वीडियोस कलेक्ट हो गए तो फिर आपके बस की बात नहीं है, आप उसको स्किप करेंगे कि सर ये स्किप कर देते हैं, छोड़ छोड़ देते हैं सब्जेक्ट को, नया सब्जेक्ट देखेंगे। और कब तक हम ऐसे सब्जेक्ट छोड़ेंगे, ये आपको हैबिट में डालना होगा, चाहे मुझे रात को नींद आए या ना आए, मुझे अपना लेक्चर देख के ही सोना है, तभी सिलेक्शन होगा। ऐसे बेड पे पड़े पड़े सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बेड पे पड़े पड़े अपन ये सोचें अब तो एलआरसी में एडमिशन ले लिया उड़ान बैच में, अब तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो गया, मैं पूरी मेहनत करूंगा, आपको उसके साथ मेहनत करनी होगी। और एक भी दिन अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ये समझ लीजिए वो वीडियो का कलेक्शन होगा ना, फिर आपको लगेगा कि ये लोड बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए पॉइंट? समझ गए पॉइंट? हाँ, नहीं कैपिलरिटी प्रॉपर्टी नहीं, ये जो मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ना क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड ना कैपिलरिटी, ये इस चैप्टर का टॉपिक मैंने लिखा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर नॉट अ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब मैं एक एक प्रॉपर्टी को स्टार्ट करता हूं। पहली प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, करें स्टार्ट। देखिए अब आपको आपको इंटरेस्ट आना क्रिएट हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। आपको डेंसिटी और मास डेंसिटी पढ़ाता हूं मैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी, ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है पहला। डेंसिटी और मास डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। सिलेक्शन होने के लिए डेडिकेशन चाहिए, और डेडिकेशन होने के लिए टीचर चाहिए, और टीचर होने के लिए मैं चाहिए, मैं चाहिए तो सिलेक्शन चाहिए। समझ गए ना? 9 तक। अरे सुशील शर्मा, क्लास में इंटरेस्ट आना चाहिए, तुम क्या 9 बजे तक 10 बजे तक करते रहते हो? सुनो इधर, डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या है सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम है सर, mass by volume of fluid is called the density. Very simple. Mass by mass by volume is called the density. तो हम density को क्या लिख सकते हैं? It is defined as, it is defined as, it is defined as the mass of fluid, mass of fluid to the volume of fluid, volume of fluid. या इसका दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं,
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड is called density, is called density. Mass per unit volume of fluid is called density. अब दिक्कत क्या है बताइए, YouTube वालों के साथ दिक्कत ये है कि सर खाना बनाने का टाइम हो रहा है, सर खाना कंपलसरी है, सर पहले पहले खाना खा लो तुम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। अब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा क्या होता है इसका, वेट करिए। मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम आता है। क्या आता है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब मुझे बताएंगे आप, फटाफट बता देंगे, फटाफट, एकदम एकदम फटाफट, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस मास डेंसिटी? यूनिट, अनमोल यादव कह रहा है केजी पर मीटर क्यूब। क्या रहता है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ओके ओके ओके, मैं यहां पर लिखता हूं, यूनिट इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब है, यूनिट इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसको केजी पर मीटर क्यूब को देखें तो ये एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। केजी इज द मास का यूनिट है, मास का, और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है। तो हमारा यूनिट आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमारे पास अगर हम इसको सीजीएस में लिखना चाहें, यूनिट को अगर अपन सीजीएस में लिखना चाहें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर क्यूब को देते हैं अपन ग्राम पर सीसी, और ये इसका सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस? इसका डायमेंशन कितना होगा? इसका डायमेंशन कितना होगा? इसका डायमेंशन कितना होगा वो ध्यान से समझिए। इसका डायमेंशन होगा m1 l-3 t0, m1 l-3 t0। सही है? बिल्कुल सही है शुभम सिंह, सबका सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। सर बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया सर, क्या डायमेंशन है, क्या यूनिट है, राइट? आप बताइए, एक नोट पॉइंट बताइए। नोट पॉइंट क्या है? वो है यूनिट कन्वर्जन। देखिए यूनिट कन्वर्जन बताइएगा ध्यान से, यूनिट कन्वर्जन का मतलब समझिए। अब मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है। देखिए 1 मीटर क्यूब पर केजी, या 1 मीटर क्यूब पर केजी जो होता है, 1 मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब, 1 केजी पर मीटर क्यूब इज, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? आपने कितना यूनिट कन्वर्जन पढ़ा है वो बताइए। आप बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में बताइए क्या आएगा? ये जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है इसमें क्या आएगा? फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, फटाफट यूनिट बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स में जो लिखा हुआ है वो उसमें क्या आएगा? एक हजार आएगा। विकास पासवान कह रहा है 1000 आएगा। एक हजार। कृतिका यादव 1000। 10⁻⁻6 भाई साहब, माइनस। राजेश कुमार 10⁻³ -3। कोई कह रहा +6, कोई कह रहा -6।
देखो यूनिट कन्वर्जन समझो। जूही कुमारी, देखो मेरी बात सुन लो। आज तो तुम दे रहे हो, वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको आंसर देने दो। आज के बाद अगर यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है चैप्टर नंबर 1 पढ़ने के बाद, तो मैं तुम सबको छत पे से लेके कूद जाऊंगा नीचे, और तुम्हारा नाम तुम्हारा रखूंगा मैं। ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको समस्या है तो आपको बिना पढ़े कोई मतलब नहीं है उसका। आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बताइए। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ये तो पता होगा ना? अरे पता होगा कि नहीं होगा यार? अरे पता होगा, बिल्कुल पता होगा ना। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 10⁻³ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 का क्यूब हो जाएगा। तो 100 का क्यूब कितना होता है? 10⁻⁶ कितना? 6। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन जो लिखते हैं अपन, वो हमेशा एम में लिख देता हूं, अभी लिख देता हूं, 1 मिनट वेट करिएगा। यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं अपन, यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं अभी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा शायद, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखें। हाँ, 1/10,000 बिल्कुल सही है। 10⁻⁶ जब डिवाइड करेंगे तो 1 kg/मीटर क्यूब जो आएगा ना, पर मीटर क्यूब, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डायमेंशन। दिस इज अ यूनिट कन्वर्जन। दिस इज अ यूनिट कन्वर्जन ऑफ डेंसिटी। ऑल क्लियर? कोई डाउट किसी को? बताइए, अभी बता दीजिए, अभी बता दीजिए। कोई समस्या नहीं है। डायमेंशन कैसे लिखते हैं? तो मैं यहां लिख देता हूं, एम को बोलते हैं केजी, एल को बोलते हैं मीटर, और टी को बोलते हैं सेकेंड। ठीक है? मास, एम का मतलब क्या है? मास। लेंथ एल हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास। एम का मतलब क्या है? मास, केजी। और एल का मतलब क्या है? लेंथ। और टी का मतलब क्या है? टाइम। देखिए इसमें टाइम तो है नहीं, इसमें केवल मास है और क्या है? वॉल्यूम है। मैं दोबारा बताता हूं, देखिए सुनिए ध्यान से। एक, देखिए पहले तो ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सर 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई होगा कि -3 से मल्टीप्लाई होगा। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई होगा -3 से। मतलब कभी कभी हमको ये कंफ्यूजन रहता है कि हमको यहां पे 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई करें या -3 से। इसको समझने के लिए आप ध्यान सुनिए। जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे, जैसे किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो 10⁻+ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? और अगर हम छोटी से बड़ी में जाएंगे तो हमारा 10⁻- में मल्टीप्लाई होगा। जैसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा। अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो आपको 10⁻+2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो आपके पास यहां पे मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे आप, तो 10⁻² का 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻6। और यहां पे 1 kg है तो 10⁻3 क्या हो जाएगा? ग्राम, +3 में। क्लियर है? अब बताइए, अब मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 ग्राम/cc। बी ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन ये है, ग्रेटर देन 1 किलोग्राम/मीटर क्यूब। बताना आंसर, क्या आंसर करेक्ट है? बी ऑप्शन है 1 ग्राम/cc इज लेस देन 1 किलोग्राम/मीटर क्यूब। सी ऑप्शन है 1 ग्राम/cc इज इक्वल टू 1 किलोग्राम/मीटर क्यूब। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट मारेंगे आप? बताइए कौन सा आंसर लगाएंगे इसमें? बताइए कौन सा आंसर लगाना चाहेंगे? जल्दी बताइए आप। बी आंसर, बी आंसर लगाना चाहेंगे? सोबिक कह रहा है घोष बी, साहब बी आंसर लगाएंगे सर अपन।
लॉक कर दीजिए आंसर, लॉक कर दिया जाए बी आंसर। सौरभ सिंह, निंजा, ये निंजा, भाई साहब, भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूं एफएम पढ़ लो, पढ़ लो। लॉक पर करवा रहे हो तो मेरे से लॉक पर करवा रहे हो, है ना? अरे ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। m की पावर 1 लिखा है, l की पावर -3 कैसे लिखा है? लेंथ मीटर में ना यार, तो मीटर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, t है नहीं इसमें। ए आंसर होगा यार, कहां हो यार तुम? इसका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। सुनो निंजा, कोई भी है यहां, सुनो सुनो सुनो। 1 ग्राम पर सीसी में 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10⁻³ ग्राम पर सीसी है। ध्यान सुनिएगा, ये नीचे आएगा तो 1 ग्राम पर सीसी बराबर 1000 केजी पर मीटर क्यूब नहीं होगा? 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो पैसा बड़ा है कि रुपया बड़ा है यार? 1 रुपए में 100 पैसे हैं, तो 1 रुपया बड़ा है कि 1 पैसा? 1 रुपया बड़ा है ना यार। तो हमारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का 1000 से गुणा करेंगे तब हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आएगा। क्लियर? हार्ट अटैक आ गया तुमको, बता नहीं दो। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, ये गलत है, ये सब गलत है। इसका आंसर ये होगा, ये। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बता दो एक बार, बता दो एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? 1 मंथ कोर्स कंप्लीट होने में। क्लियर हुआ? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होंगे ना यार। आ गया ना? झकास। कुछ हद तक सर, कुछ हद तक, बिल्कुल। हद ही करते रहना तुम, है ना? हद ही करते रहना बस। क्लियर हुआ? पूरा पूरा क्लियर। सीसी देखिए मैंने यहां लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी कहते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं? सीसी। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, इस डायग्राम को देखिए आप एक बार। इसमें डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? डेंसिटी मतलब क्या कहना चाहता है? तो मैं इसका फिजिकल इक्विवेलेंस बता रहा हूं। डेंसिटी का मतलब है 1 मीटर क्यूब जगह में, 1 मीटर क्यूब जगह आपको कंसीडर करनी है, उस मीटर क्यूब जगह में कितना मास उस फ्लूइड का कंटेन हो सकता है, मतलब रोक सकते हैं अपन, रख सकते हैं, वो हमारा डेंसिटी है। देखिए इसमें जो हमारे पास यहां पे आपको दिख रहा है, कंटेनर आपके पास सेम है, तीनों कंटेनर सेम है। अगर सेम है तो इसमें मास जो है ज्यादा होल्ड हो रहा है, इसमें मास जो है उससे कम होल्ड हो रहा है, और इसमें मास सबसे कम होल्ड हो रहा है। तो हमारे पास यहां पे हम कहेंगे इसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी उससे ज्यादा है, और इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होल्ड हो रहा है। समझ गए पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? तो हमारे पास डेंसिटी का फिजिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि हमारे पास कितना वॉल्यूम है और उसमें कितना मास कंटेन हो रहा है, तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास हनी की डेंसिटी, देखिए हनी लिक्विड सोप लिखा है, उसके बाद हमारे पास वाटर है, ऑलिव ऑयल है और इथाइल अल्कोहल है। तो हमारे पास अगर हम इस फ्लूइड को देखें तो सबसे लो डेंसिटी है इन सारे फ्लूइड में इथाइल अल्कोहल की, और सबसे ज्यादा डेंसिटी है हनी की इन इन फ्लूइड में जो गिवन है। आप देखें तो इसमें सबसे ऊपर है हमारा, जो भी फ्लूइड ऊपर रहेगा उसकी डेंसिटी कम रहेगी, जो हमारा फ्लूइड नीचे है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। भारी है, भारी है, हल्का नहीं है, भारी है। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट रहता है कि यहां पे हम देखें तो डेंसिटी किसका ज्यादा है, कितना कम है, कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, सारे समझ में आ गए।
क्लियर है पॉइंट? पूरा क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है कि हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आई होप क्लियर होगा। या ओके ओके सर, ओके सर, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। टाइम हो गया क्या? अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में अभी तक देखिए, बिल्कुल आसान समझिएगा, बिल्कुल आसान समझिएगा। यहां पे जो हमारा डेंसिटी है वो यूनिट आपने देख लिया, डायमेंशन आपने देख लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया? अब हमारे पास पॉइंट ये है कि अगर डेंसिटी को हम डिफाइन करना चाहें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा है आइस की? बताइए, कोई ये बताइए, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या आइस की? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस और आइस इज मोर देन वाटर? वाटर की डेंसिटी ज्यादा है या आइस की? राजेश कह रहा है आइस की, मनोरंजन कुमार कह रहा है वाटर। आइस की, वाटर की। शिल्पी, हिमांशु कुमार, वाटर की। सेम है, दोनों की सेम है। ये कौन क्या? भुवनेश कुमार बघेल, सेम है, दोनों की सेम है। अरे गधे, सुन इधर, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे? आइस से। आप कभी कभी आप आइस क्यूब लिए हो? आप आइस क्यूब लिए हो और उस आइस क्यूब को शाम के टाइम मैं नहीं करता हूं ऐसा, पर आपके लिए बता रहा हूं मैं ये। आप एक गिलास लीजिए, आज शाम को जाके शाम हो रही है और शाम के टाइम पे आपने एक गिलास लिया और इसमें एक आइस क्यूब डाल दिया, और भी कुछ डाल सकते हैं, और भी कुछ डाल सकते हैं, ठीक है ना, मिला सकते हैं कुछ और, बट हम इसमें आइस जो है पानी में डाल दिए। पानी में आइस जो है वो तैरती है। अगर तैरती है तो डेंसिटी क्या है? कम है। डेंसिटी कम है यार, आइस की डेंसिटी कम है। मुझे पता तुम कंफ्यूजन होगा। वाटर की डेंसिटी से आइस की डेंसिटी कम है, सॉलिड फेज में डेंसिटी कम है। क्लियर है? वाटर की डेंसिटी ज्यादा क्यों है, इसका रीजन क्या है, वो अपन डिस्कस करेंगे, बट आपको यहां पे ये फील आना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, आइस की डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है। दूसरा पॉइंट, कैसे पता चला सर डेंसिटी कम होती है? कैसे बता दिया आपने कैसे कम होती है? ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? सुनिए, अब दूसरा एग्जांपल सुनिए, दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। आप घर पे हैं सभी लोग, ठीक है? आज मम्मी से बोल, मैं जाना चाहता हूं, क्या जाना चाहता हूं? प्लीज। मम्मी से बोलना, मम्मी मैं, मम्मी होंगी और कोई तो है नहीं आपके पास अभी, तो कुछ दिन बाद वो भी आ जाएगा, बट अभी अपन मम्मी से बोलेंगे, मम्मी मैं एक आइस जमाना चाहता हूं, आइस वाटर का। तो आप एक गिलास लेना और उस गिलास में पूरा लेवल तक, एकदम एकदम लेवल तक पानी भर लेना, ठीक है? जो भी पानी भरा होगा आपने वो पानी भर लेना, ठीक है? समझ में आ गया? पानी भर लिया आपने, पानी भर लिया, इस गिलास में ऐसे पानी भर, गिलास में पानी भर के ले जाना। वॉइस प्रॉब्लम सर, वॉइस प्रॉब्लम सर, वॉइस प्रॉब्लम। मम्मी से बोलना, मम्मी देखिए मैं आइस जमाने वाला हूं और आइस जो है वो पानी, मैंने पानी लिया है और इस आइस को हम जमाने वाले हैं, मतलब मैं आइस जो है मैं इसको जो है यूटिलाइज करूंगा, मैं देखूंगा कि सर ने सही बताया था कि गलत। देखिए, इसमें आइस लेना, पूरा भर लेना इसको पानी से, पानी से भर लिया पूरा, लेवल तक भरना, एकदम लेवल तक भर लिया, एकदम हाथ लगा के एकदम, और फ्रिज के पास जाना है, फ्रिज के पास जाके फ्रिज वाली जो फ्रीजर है उसको खोलना है, उसमें डाल देना है इसको, ये फ्रिज में डाल दिया, राइट? फ्रीजर में गया, फ्रीजर में डालने के बाद आप सुबह आना और सुबह देखना कि ये जो आइस का लेवल है ना, ये आइस का जो लेवल है वो इस कटोरे के लेवल से, इस कटोरे के लेवल से ऊपर हो गया होगा। इसका मतलब
अगर दोनों को तौला जाए, पानी को और आइस को तौला जाए, मास निकाला जाए उसका, तो दोनों का मास सेम रहेगा। लेकिन लेकिन वॉल्यूम ज्यादा हो गया है आइस का। मास सेम है, वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत 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 गलत। मास सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मास सेम रहेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ, वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर, बिल्कुल सही है। आज इसका प्रैक्टिकल करना, ठीक है? ठीक है, समझ गए? सर सुबह हाइड्रोलॉजी क्लास रहती है सर, ये रहता है वो रहता है। एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आप सिलेक्शन लेने के लिए, आप ये बताइए, कोई कोई ये कहता है सर मेरी 3 क्लास चल रही है सर, 4 क्लास चल रही है सर, मैं कैसे हैंडल करूं सर? आप ये बताइए, अगर आपके पास एलआरसी जेई में कहीं सेलेक्ट हो गए, आपके पास अकाउंट में क्रेडिट होंगे 1.25 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, ठीक है, महीने में। कोई कोई तो बेईमानी भी करता है उसमें। तो हम जो है 1.5 लाख रुपए आएंगे, तो क्या मेरे को फोन करोगे आप कि सर थोड़ा सा आपको भी चाहिए क्या? तब नहीं कोई करेगा, तब तो उसका अरेंजमेंट बिठा लेंगे। पर उसका टाइम मैनेजमेंट सबको पता है कि कहां कहां ये पैसा भेजना है। इसका टाइम मैनेजमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं अपन कि 2-3 सब्जेक्ट पढ़े, 2-3 छोटे छोटे से, और उसका मैनेजमेंट नहीं बिठा पा रहे हैं अपन। और हम जो है मैनेजमेंट इसका बिठा पा रहे हैं अपन। यहां पे हमारे पास जो पॉइंट है, इसलिए हम कभी भी ध्यान सुनना, कभी भी हम कांच की बोतल को फ्रीजर में नहीं रखते हैं, नहीं टूट जाएगी वो, ठीक है? समझ गए पॉइंट? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या बताया है। लाइक और शेयर कर दिए सुजीत प्रजापति। डेली थ्योरी पकड़े, बिल्कुल एफएम सारा क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये सबको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर, आई होप क्लियर होगा। कल अपन मिले फिर। इसी को देखिए, मैंने अभी खत्म नहीं किया डेंसिटी, ये बिल्कुल भी खत्म नहीं है, ये कंप्लीट डेंसिटी नहीं है। डेंसिटी के बारे में अपन कंप्लीट एनालिसिस कल कंप्लीट करेंगे इसको, टॉपिक को आज यहीं भी छोड़ रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच क्लास, गुड लक, ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, मजा करिए, मजा एकदम, ठीक है? कल मिलते हैं इसी टाइम 7 से 9। लाइक ठोक देना लोग।